हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। रॉयल एनफील्ड आप सभी जानते हैं, जो कि एक बाइक मैन्युफैक्चरर आपका ब्रांड है। और रॉयल एनफील्ड को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस हमारे सामने आया है, और इसके साथ ही जो इशू है दैट इज़ शेयर होल्डर एक्टिविज्म, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसे आज हम कवर करेंगे। देखिए, रॉयल एनफील्ड की जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ आइचर मोटर। आइचर मोटर इंडिया की एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें, स्पेशली ट्रक्स, वो आपका मैन्युफैक्चर कर रही है। और यहाँ पे आइचर मोटर जो है, इसका वोल्वो ट्रक्स के साथ भी जॉइंट वेंचर है, तो ये आइचर के आपके ट्रक्स भी आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा रॉयल एनफील्ड जो है, जो कि मिड वेट मोटरसाइकिल का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मिड वेट मोटरसाइकिल एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर 250 सीसी से 750 सीसी की रेंज में जो आपके इंजन्स होते हैं वो इस रेंज में आते हैं, और वहाँ पे रॉयल एनफील्ड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। रॉयल एनफील्ड के केस के अंदर अभी एक लास्ट टू लास्ट वीक अगर हम बात करें 17 अगस्त को, तो यहाँ पे इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी शेयर होल्डर्स के साथ, वहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया था कि सिद्धार्थ लाल, जो कि उस टाइम पे एमडी थे, उनको रीअपॉइंट करना था अगले 5 सालों के लिए। तो ये प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ओके, इस शेयर होल्डर मीटिंग्स के अंदर आपका जो प्रपोजल था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि सिद्धार्थ लाल को वापस से रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनको कितना पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर भी कुछ इश्यूज थे, तो ये भी वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिद्धार्थ लाल जो है, इन्होंने आपका रॉयल एनफील्ड को ज्वाइन किया था ईयर 2000 के अंदर। उस टाइम पे कंपनी घाटे में चल रही थी, एक तरह से बहुत ही मुश्किल भरा दौर था, बंद होने के कगार पे आप मान सकते हैं। और वहाँ से इन्होंने इस कंपनी को निकाला, और 2005-6 के आसपास जो कंपनी का पूरे साल में सेल होता था, उससे ज़्यादा सेल आज पूरा एक महीने में हो जाता है। तो इतनी ऊंचाई तक इसको लेके आए, पूरी कंपनी को, पूरे ब्रांड को इन्होंने रिवाइव किया, स्ट्रेंथन किया। ओके, ग्लोबल लेवल पे अभी इसको लेके जा रहे हैं। तो जो हमारे पीएम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ग्लोकल, ओके, तो वो एक्चुअली यहाँ पे है कि जो लोकल ब्रांड है उसको ग्लोबल बनाने की बात की जा रही है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने कंपनी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी, मतलब इतना डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ जो यहाँ पे वर्क कर रहा है कंपनी के लिए, उसका रीअपॉइंटमेंट क्यों यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, इस चीज़ को देखते हैं। क्या शेयर होल्डर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो इस तरह से यहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं? क्या होते हैं शेयर होल्डर्स, क्या होता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस इशू से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे सेशंस होते हैं जिनकी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। देखिए, शेयर होल्डर या फिर स्टॉक होल्डर कहिए, कोई भी एक ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल मान लीजिए, या कोई आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है जिसके पास जो भी पर्टिकुलर कंपनी है उसका एक, कम से कम एक शेयर, ओके, एटलीस्ट वन शेयर ऑफ द कंपनीज स्टॉक, कंपनी के स्टॉक का अगर एक भी शेयर है, जिसे हम इक्विटी के नाम से जान रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो शेयर होल्डर कहलाएगा। अब शेयर होल्डर क्या होते हैं? आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, ठीक है, आपने उस कंपनी का शेयर ले रखा है, तो कंपनी अगर अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी आपका घाटे में चल रही है तो आपको लॉस होगा, आपको नुकसान होगा। तो इसलिए शेयर होल्डर का यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, और शेयर होल्डर एंजॉय करते हैं सर्टन राइट। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के डिसीजन होंगे, ओके, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के रिगार्डिंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, डायरेक्टर की सैलरी के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी सारा यहाँ पे इनको वोटिंग राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। ये सारे राइट यहाँ पे दिए जाते हैं। अब शेयर होल्डर्स के अंदर ऐसे शेयर होल्डर्स, मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल या ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी जिसने उस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, वो अगर अपना जो इन्फ्लुएंस है कंपनी के, जो भी अफेयर्स हैं, जो भी डिसीजन हो रहे हैं, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं, तो उन एंटिटीज़ को हम शेयर होल्डर एक्टिविस्ट के नाम से जानेंगे। और ये जो पूरा आपका प्रोसेस है, इसे हम शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, शेयर होल्डर एक्टिविस्ट ऐसे शेयर होल्डर होंगे विच ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन और फॉर ए कॉरपोरेशन। जो भी कंपनी है उसके अंदर वो कुछ चेंज लाने चाह रहे हैं। अब वो चेंज किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पसंद नहीं है, तो वो वहाँ पे चेंज करना चाहेंगे। या फिर एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर किसी कंपनी का, तो वो चाहेंगे कि एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रैक्टिसेस, थोड़ी सी रेगुलेशन और अच्छे किए जाएं। या कंपनी का इंटरनल कल्चर हो गया, उस पर कुछ चेंजेस हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों पे इनकी राय रहती है।
और ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे शेयर होल्डर अपनी राय को रख रहा है, किसी भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, उसे हम शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहते हैं। काफ़ी सारे तरीकों का यहाँ पे शेयर होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया की तरफ से प्रेशर लाना, ओके, लिटिगेशन थ्रीट, मुकदमेबाजी की थ्रीट देना कि अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, ओके, ये गलत है, दिस इज़ नॉट इथिकल, समथिंग लाइक दिस। टू फोर्स ए कन्वर्सेशन, जो आपका मैनेजमेंट है उसको कन्वर्सेशन के अंदर लेके आना और उनको चेंज के लिए आपका एक तरह से फोर्स करना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एक नया सिनेरियो है जहाँ पे जो भी आपका यू हैव दैट कंपनी उसको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ कंपल्शन, ये अभी सामने आ रहा है। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे हैं। नॉट एडहरिंग टू दिस लीड्स टू मैनी एम्बेरसिंग सिचुएशंस, ओके, जैसा अभी हमने आइचर मोटर वाले केस में देखा कि जो रीअपॉइंटमेंट था उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया उन्होंने, ओके। तो ये केस आपका देखा गया था, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया था 17 अगस्त को। ये जो सिद्धार्थ लाल का रीअपॉइंटमेंट था उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और इसमें दो इशू आपके सामने थे। एक तो ये था कि सिद्धार्थ लाल का जो रेम्यूनरेशन है उसे इंक्रीज किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कहा कि आप ऐसी सिचुएशन में, ओके, कोरोना लाइक सिचुएशन है और पूरा डिफिकल्ट पीरियड है जहाँ पे और लोगों की सैलरी इतना हाइक नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप ये हाइक ले रहे हैं 10% का सैलरी हाइक। तो वो कन्विंस नहीं थे उस चीज़ को लेके कि इस सिचुएशन में सैलरी हाइक लेना दिस इज़ नॉट राइट। और ये एक तरह का स्पेशल प्रपोजल था जिसपे मिनिमम 75% जो है आपका इसके फेवर में जाना था, लेकिन 73% लोगों ने ही इसके फेवर में वोट किया, 27% ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। इसको पास होने के लिए 75% का फेवर में वोट होना जरूरी था। और इसी के साथ ये जो प्रपोजल था सिद्धार्थ लाल के रीअपॉइंटमेंट का, ये क्या हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई। कंपनी कह रही है कि प्राइमरी कंसर्न ये नहीं था कि सिद्धार्थ लाल को रीअपॉइंट नहीं किया जाए, और ये चीज़ सही भी है क्योंकि सिद्धार्थ लाल बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इस कंपनी के रिवाइवल के लिए, और उनके रीअपॉइंटमेंट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, उनको जो कंपनसेशन दिया गया था, कंपनसेशन मतलब उनको जो उनका जो सैलरी हाइक आप मान सकते हो, उसको लेके थोड़ा सा लोगों के बीच में एक डाउट था। तो वहाँ पे कंपनी कह रही है कि यहाँ पे लेक ऑफ क्लैरिटी थी अमंग द शेयर होल्डर्स, उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज नॉट प्रॉपर, और अभी उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से दिया गया है, ओके। इसमें ये था कि जो पेमेंट है, ओके, पोटेंशियली अलाउड पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन अप टू 3% ऑफ द प्रॉफिट, कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका 3% तक रेम्यूनरेशन आपका ये दिया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेकर कंपनी ने कहा कि ये 3% वाला क्लॉज पहले भी था, लेकिन एक्चुअल में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे रेम्यूनरेशन का वो बहुत कम था, मतलब 1.4%, 3%, समथिंग लाइक दिस, इस रेंज में था। हालांकि ये मैक्सिमम लिमिट 3% वाली पहले भी थी। तो इसी चीज़ को वापस से बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि मैक्सिमम हमने 1.5% ऑफ द प्रॉफिट, ये लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दी है कि इनको 1.5% ऑफ द प्रॉफिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई यहाँ पे किया गया, और इस क्लैरिफिकेशन के बाद वापस से आइचर मोटर ने रीअपॉइंट कर दिया है सिद्धार्थ लाल को एज ए एमडी। और ये जो बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया है रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, ये 3% और 1.5% वाला जो चीज़ है। तो रेम्यूनरेशन का जो टसल था जिसको लेके आपका इनका रीअपॉइंटमेंट पहले 17 अगस्त वाले उसके अंदर एजीएम में रिजेक्ट हो गया था, उसी चीज़ को वापस से बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है, और अब सिद्धार्थ लाल को वापस से रीअपॉइंट किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट है पूरी कंपनी के लिए। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड हमारे सामने आया, वाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों ये हो रहा है? ये हो रहा है आपके जो शेयर होल्डर हैं उनका जो एक्टिविज्म है उसकी वजह से। शेयर होल्डर एक्टिविज्म का क्या मतलब है? जो भी शेयर होल्डर्स हैं, आपको इंडिविजुअल भी हो सकता है, काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई कंपनी है जिसने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, वो क्या करते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक्सर्ट करते हैं। डिफरेंट जो आपके डिसीजन होंगे कंपनी के, वहाँ पे उनकी राय ली जाएगी। तो ये एक नई आपके लिए नया सिनेरियो है कंपनीज़ के लिए, आप कह सकते हैं एक तरह की वेकअप कॉल है कंपनीज़ के लिए, जहाँ पे उनको क्या करना होगा, एक इंक्लूसिव रिलेशनशिप रखना होगा शेयर होल्डर के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप जो भी क्रिटिकल डिसीजन है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। जैसा कि हमने रॉयल एनफील्ड वाले केस में देखा, अगर ये 3% और 1.5% वाला ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ढंग से पहले ही कन्वे कर दिया जाता, तो कंपनी को इस तरह से एम्बेरस नहीं होना पड़ता, ये पूरा एपिसोड हमारे सामने नहीं आता जहाँ पे आपने पहले रिजेक्ट किया फिर वापस से रीअपॉइंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग। और आप इनको जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते, और डेफिनेटली कंपनीज़ को क्या करना होगा आने वाले टाइम में, इस तरह के जो डिसीजन है वहाँ पे शेयर होल्डर की राय ज़्यादा मायने रखेगी।
जिस तरह से हम इस तरह के इंस्टांसेस देख रहे हैं अभी रिसेंटली ल्यूपिन के केस में भी, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिला था। तो ओवरऑल आप ध्यान रखिए, ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, जीएस पेपर 3 और 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यहाँ पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी फ्री क्लासेस के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, एंड रेज हैंड के थ्रू आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन जीएस प्लस ऑप्शनल पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है। ये आपको 45% डिस्काउंट के साथ 44,000 रुपीज़ में पड़ रहा है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप आरबी लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएस और ऑप्शनल जो हैं उसकी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इसके अलावा एडेड बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपको अनअकैडमी के नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है, और आपका सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। लोन फैसिलिटी का लिंक इज़ ऑल्सो देयर। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड आरबी लाइव टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपके पास में काफ़ी सारे एडेड बेनिफिट है। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं, जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। स्पेशली जो 2022 वाले बच्चे हैं वो अपना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 2022 वाला बैच है, उसमें 7 महीने में सिलेबस कवर हो रहा है। 2 महीने आपके प्रीलिम्स पे फोकस है, फिर 3 महीने मेंस एग्जाम पे फोकस किया गया है। ये पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये अवेलेबल रहेगा। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।